नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमएनएस न्यूज पर। कांग्रेस का तो निकल जाएगा दिवाला, जितनी संपत्ति उससे दुगना देना पड़ सकता है टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, इस खबर को समझने के लिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सरकार टैक्स क्यों लगाती है। आयकर और वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी जैसे टैक्स मुख्य रूप से धन उत्पन्न करने के लिए लगाए जाते हैं। इसके बाद इस धन का उपयोग सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों के वित्त पोषण, सड़कों, उपयोगिताओं जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने आदि जैसे चीजों के लिए किया जाता है। आयकर सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत होते हैं। इसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं को फंड करने, सरकार की देनदारियों का भुगतान करने और नागरिकों के कल्याण के लिए किया जाता है। पर्सनल इनकम टैक्स एक प्रकार का आयकर होता है जो व्यक्तियों के वेतन, मजदूरी और अन्य प्रकार की आय पर लगाया जाता है। टैक्स कलेक्शन से आए पैसों का सरकार उपयोग करती है उन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करना जिनकी आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा नहीं की जाती, जैसे रक्षा, सड़कें और पुल, अस्पतालों और स्कूल जैसे योग्यता वाले सामान और बेरोजगारी और विकलांगता लाभ सहित कल्याणकारी भुगतान करने के लिए। हमारे देश में महज 6% लोग ही टैक्स पेयर हैं, जिनमें 5.5% तो जनाब शून्य पर ही निपट जाते हैं। साल 2020-21 में आखिरी बार सार्वजनिक हुए आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल 132 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ 22 लाख लोग ही टैक्स पेयर थे। क्या आपको पता है कि हमारे देश में वो कौन सा राज्य है जहां के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता? जी हां, उनका इनकम टैक्स बिल्कुल 0 है। दोस्तों, आपने सही सुना, उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। दरअसल भारत में केवल एक ही राज्य है जहां के नागरिकों को इनकम टैक्स 0 यानी कि बिल्कुल नहीं देना पड़ता। इस राज्य का नाम है सिक्किम। जी हां, सिक्किम के मूल निवासियों को सालों से इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर सिक्किम राज्य में रहने वाले लोगों को इनकम टैक्स में ये बड़ी राहत क्यों दी गई है। आपको बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल इस राज्य के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम धारा 1961 की धारा 10 खंड 26AA के तहत इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। सिक्किम राज्य को अनुच्छेद 371F के तहत राज्यों का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर 1949 में बना टैक्स रेगुलेशन लागू होता है। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले लोगों को अपनी इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। सिक्किम 1975 में पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना और भारत का नया राज्य बना था। इसके लिए 1950 में भारत सिक्किम शांति समझौता हुआ। इस समझौते के तहत वहां के मूल निवासियों की कुछ शर्तें थी। सिक्किम को भारत में शामिल करने को लेकर एक शर्त यह भी रखी गई थी कि सिक्किम के निवासियों को कभी टैक्स नहीं देना होगा। पहले सिक्किम में इनकम टैक्स पर मिलने वाली छूट उन सीमित लोगों के लिए थी जिनके पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट था, लेकिन 1989 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह अधिनियम के तहत मिलने वाली छूट में अन्य लोगों को भी शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सिक्किम के लगभग 95% लोग इनकम टैक्स के छूट के दायरे में आ गए। क्या भारत में राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स देना होता है? अगर नहीं तो कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है कि उससे 210 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स डिमांड की गई है? इस बारे में आयकर कानून क्या कहता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब यहां मिलेंगे। चलिए देखते हैं। हम पोस्टर भी नहीं छपवा पा रहे, हमारे अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए। ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले गुरुवार को जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही, तब उनके अंदर का गुस्सा साफ झलक रहा था। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस की ओर से मौजूदा सरकार पर यह पहली बार इतना बड़ा हमला किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि आयकर विभाग ने उसके सहयोगी संगठनों के करीब 11 खातों को सील कर दिया है। इससे जुड़ा एक विवाद आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ITAT में चल रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके अकाउंट में बचे 65 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई भारत में राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता या देना पड़ता? अगर नहीं तो उन्हें किस दायरे में इनकम टैक्स छूट से छूट मिलती है? आम टैक्स में छूट होने के बावजूद कांग्रेस से इनकम टैक्स की डिमांड क्यों की गई? इस मामले में आखिर आयकर कानून के क्या प्रावधान है? चलिए सब बताते हैं। आइए पहले समझते हैं इनकम टैक्स की धारा 13A। आम आदमी से लेकर कॉर्पोरेट कंपनी तक जब इनकम टैक्स भरती है तो उसे कई अलग अलग धाराओं के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलती है, जैसे 80C, 80D इत्यादि। ठीक उसी तरह इनकम टैक्स कानून की धारा
13A देश में राजनीतिक दलों की टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताती है। यह धारा देश में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आयकर से 100% छूट प्रदान की जाती है। राजनीतिक दलों को यह छूट सभी तरह के इनकम पर मिलती है, जैसे ब्याज, डिविडेंड, घर या प्रॉपर्टी का किराया, लोगों से इकट्ठा होने वाला चंदा इत्यादि। पार्टियों को 20,000 रुपए से अधिक दान देने वाले हर व्यक्ति या कंपनी की डिटेल अपने पास रखनी होती है। वहीं 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक कैश डोनेशन भी पार्टियां स्वीकार नहीं कर सकती। इसमें बस इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे की जानकारी अपने पास रखना अनिवार्य होता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, वो ये कि राजनीतिक दलों को अपने अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करानी होती है। वहीं आयकर विभाग में रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करना होता है। इसके लिए जो प्रावधान है वहीं पर कांग्रेस का पेच फंसा है। कांग्रेस को उस साल उसके विधायकों और सांसदों ने 1 महीने की सैलरी दान में दी थी, जो रकम करीब 14.49 लाख रुपए का नगद दान बनती है। कांग्रेस का मामला और इनकम टैक्स का पेच क्या है, आइए थोड़ा ये भी समझते हैं। आयकर कानून की धारा 13A जहां राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स से छूट देती है, वहीं ये भी सुनिश्चित करती है कि पॉलिटिकल पार्टी समय से टैक्स रिटर्न फाइल करे। हर राजनीतिक दल अपने अकाउंट की देखभाल के लिए एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करता है। उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वह पार्टी का रिटर्न तय तारीख तक जमा कर दे। आयकर कानून की धारा 139 खंड 4B के तहत उसे रिटर्न दाखिल करना होता। वहीं जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29C के तहत अकाउंट की रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास जमा करनी होती है, नहीं तो उस वित्त वर्ष के लिए मिलने वाली टैक्स पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिल पाएगी, उसमें कोई भी छूट नहीं मिल पाएगी। और जो टैक्स रेट देश के सामान्य नागरिक पर लगता है वही राजनीतिक दल को भी देना होगा। यानी कि आप समय से अगर सब कुछ करें तो ठीक है, अगर आपने देर किया तो आपके ऊपर भी एक कॉमन मैन की तरह लगने वाले टैक्सेस लागू कर दिए जाएंगे। यहीं पर कांग्रेस का मामला उलझा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस को नोटिस वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भेजा है, जब पार्टी की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी हुई। आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए का डिमांड जनरेट की है। इसी टैक्स डिमांड को ITAT में कांग्रेस ने चुनौती दी है, जिस पर ITAT ने शुरुआती सुनवाई करते हुए कांग्रेस को अकाउंट में फैसला आने तक 115 करोड़ रुपए मेंटेन करने का ऑर्डर दिया गया है। हालांकि अब कांग्रेस का आरोप है कि रिकवरी के नाम पर आयकर विभाग ने उसके अकाउंट में पड़े 65 करोड़ रुपए पहले ही निकाल लिए हैं। चुनाव से ठीक पहले उसके खाते को फ्रीज करना लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि उन्हें 1993-94 के लिए आयकर विभाग ने अलग नोटिस भेजा है, तब सीताराम केसरी कोषाध्यक्ष थे। अब देखना यह है कि इस मामले में ITAT क्या फैसला लेती है। कांग्रेस को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आयकर विभाग पार्टी से उसकी कुल संपत्ति, यानी कि कांग्रेस की जो कुल संपत्ति है वो लगभग 1430 करोड़ रुपए की है, और जिसकी तुलना में लगभग दुगनी धनराशि बतौर कर यानी कि टैक्स बकाये के तौर पर भुगतान करने को कह सकता है। अभी कहा नहीं गया है, बस एक अंदाज लगाया जा रहा है कि ऐसा वो कह सकता है। कांग्रेस ने शुक्रवार को बताया कि उसे 5 वित्त वर्ष के लिए 1823 करोड़ रुपए के आयकर मांग का नोटिस दिया गया है। पार्टी को अभी 3 और मूल्यांकन वर्षों के लिए नोटिस भेजा जाना है। 31 मार्च से पहले शेष मांग नोटिस की तामील के बाद कांग्रेस से वसूली जाने वाली कुल राशि 2500 करोड़ रुपए को पार कर सकती है। यह कांग्रेस के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि पार्टी कुल संपत्ति लगभग 1430 करोड़ रुपए है, जबकि बकाया टैक्स की देनदारी 2500 करोड़ है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अपने नवीनतम IT रिटर्न में कांग्रेस ने कहा था कि उसके पास लगभग 657 करोड़ रुपए का कोष, 340 करोड़ रुपए के शुद्ध संपत्ति और 388 करोड़ रुपए की नकदी और नगद समकक्ष हैं। कुल मिलाकर लगभग 1430 करोड़ रुपए होते हैं। आखिर यह कैसे चुकाएगी कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी देनदारी? संक्षेप में कहे तो कांग्रेस दिवालिया होने के बाद भी 2500 करोड़ रुपए की इतनी रकम नहीं चुका पाएगी, क्योंकि यह रकम उसकी नेटवर्थ से कहीं ज्यादा है। IT विभाग वसूली पर रोक लगाने के लिए मांगी गई राशि का 20% भुगतान करने का विकल्प देता है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को 7 साल के रिटर्न के
पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिल पाया है। इस सप्ताह के शुरुआत में उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि यही कारण है कि कांग्रेस ने पिछले हफ्ते सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उन्हें इस 7 वर्षों के लिए भारी मांग की नोटिस की आशंका थी। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस। जी हां, आईटी विभाग के कदमों को रोकने के लिए कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब तक कांग्रेस को वित्तीय वर्ष 93-94, 2016-17, 2017-18, 18-19, 19-20 के लिए आईटी डिमांड नोटिस प्राप्त हुए हैं। सबसे भारी मांग 18-19 के लिए 918 करोड़ रुपए की है। यह देश में 2019 चुनावी साल भी था। आईटी विभाग आने वाले दिनों में मूल्यांकन वर्ष 2014-15, 15-16 और 20-21 के लिए कांग्रेस को 3 और नोटिस जारी करने की तैयारी में है। यह पूरी कार्रवाई आईटी विभाग द्वारा कांग्रेस को 520 करोड़ रुपए के नकद भुगतान के बारे में 2019 में 2 कॉर्पोरेट्स पर छापे के दौरान मिले तथ्य के आधार पर की जा रही। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।